प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है बसंतीकरण वर्नलाइजेशन। विद्यार्थियों बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन पादपों में होने वाली वह घटना है जिसमें पादपों को कम उपचार के द्वारा लो टेम्परेचर के द्वारा उनके पुष्पन में जल्दी लाई जाती है। यानी जब पादपों को टेम्परेचर कम देते हैं, उनको लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, तो उनमें फ्लावरिंग जो पुष्पन है वो जल्दी हो जाता है। यह घटना ही बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहलाती है। फिजियोलॉजिकल कार्य की ये घटना है, काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो आइए जानें बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन के बारे में। जल में भीगे हुए बीजों, अंकुरित बीजों अथवा नवोद्भिद पादपों को निम्न ताप उपचार दिए जाने पर पुष्पन के समय को कम करने की विधि को बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहते हैं। यानी अंकुरित होते हुए बीजों को या नवोद्भिद पादपों को, इसमें क्या है कि कम टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि पादप बड़ा हो गया फिर हम उसको टेम्परेचर कम दें, नहीं। जब वो नवोद्भिद होता है, सीडलिंग होता है, या उसका बीज अंकुरित हो रहा होता है, या बीज जो भिगो दिए जाते हैं, उनको जब कम टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है, तो जब फ्लोरिंग का टाइम आएगा, पुष्पन का टाइम आएगा, तो उसमें पुष्पन जल्दी हो जाता है। चौराड ने 1960 के अनुसार शीत उपचार से पुष्प उत्पन्न करने अथवा पुष्पन को त्वरित करने की क्षमता को बसंतीकरण कहते हैं। लाइसेंको ने जारोविजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस क्रिया के लिए किया। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बसंतीकरण। क्लिपहार्ट ने गेहूं की दो प्रजातियों, शीत गेहूं तथा बसंत गेहूं पर कार्य करते हुए पुष्पन के लिए कम ताप की आवश्यकता बताई। गेहूं की शीत प्रजाति को शीत ऋतु में बोया जाता है तथा इसमें पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होता है। बसंत गेहूं को बसंत ऋतु में बोया जाता है जिसमें पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होता है। उन्होंने पाया कि शीत गेहूं की अंकुरित बीजों को निम्न ताप पर उपचारित करने पर यह बसंत गेहूं की तरह व्यवहार करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शीत गेहूं को पुष्पन के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। तो जैसा कि क्लिपहार्ट ने बताया, विंटर वीट और स्प्रिंग वीट के ऊपर कार्य करते हुए, कि जो शीत प्रजाति है वह शीत ऋतु में बोई जाएगी और इसमें ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन होता है, ठीक है। जबकि बसंत गेहूं को बसंत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में इसमें पुष्पन होता है। तो अगर शीत गेहूं की जो किस्म है उसके अंकुरित बीजों को कम ताप से उपचारित करें तो यह बसंत गेहूं की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, यानी इसमें पुष्पन जल्दी हो जाता है। बसंतीकरण की क्रिया का अध्ययन अनेक एक वर्षीय पादपों, उदाहरण सिकल सेल, कुछ द्विवर्षीय पादपों जैसे हेनवेन तथा कुछ बहुवर्षीयों जैसे सेब में किया गया है। पुष्पन के लिए निम्न ताप की आवश्यकता बहुत से दिवस निरपेक्ष पादपों जैसे पायरिथ्रम, सेक्सीफ्रैगा, लाइनिक्स इत्यादि में भी देखी गई है। इन सभी पादपों को पुष्पन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, परंतु पेटकस विंटर राई में पुष्पन के लिए निम्न ताप अति आवश्यक नहीं होता। इस स्थिति में शीत उपचार पुष्पीकरण का समय कम कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे पादप हैं जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है और उसके कारण उनका जो पुष्पन का समय है वो कम हो जाता है। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हो यहाँ दो चित्र हैं। जो नीचे वाला डायग्राम है विद्यार्थियों, यहाँ ये जो है ये बिना कम तापमान के ये अंकुरित होता हुआ बीज है और इसको नो चिलिंग प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये सामान्य तापक्रम पर अंकुरित हो रहा है। तो समान समय पर इसमें पुष्पन नहीं हुआ, पुष्प नहीं खिले, नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट है। जबकि इसी को दूसरी तरफ एक मंथ के लिए
5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा तो उतने ही समय में इसमें पुष्पन हो गया। तो ये वर्नलाइजेशन का, बसंतीकरण का प्रभाव है, जिसमें अगर अंकुरित होते हुए बीजों को, नवोद्भिद पादपों को या बीजों को जल में भिगोकर रखने पर और उनको कम ताप से उपचारित करते हैं तो पुष्पन जल्दी हो जाता है। बसंतीकरण की विधि, द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। अब कैसे बसंतीकरण काम करता है, इसकी विधि क्या है? तो इस क्रिया में शीतकालीन खाद्यान्नों, विंटर सेरेल्स में बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त जल दिया जाता है। अंकुरण के लिए इन्हें 10 डिग्री से 12 डिग्री तापमान पर 1-2 दिन लगते हैं। अब इन बीजों को 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। तत्पश्चात इन्हें हिलाकर जल में भिगोकर सामान्य ताप पर लाया जाता है। शीत उपचार की समयावधि बीजों के लिए प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः यह 35 से 45 दिनों तक का होता है। हेंसेल ने पाया कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बसंतीकरण असफल रहता है, परंतु 14 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। 1 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पुष्पन के लिए दिनों की संख्या कम करने में सहायक होते हैं, परंतु 60 डिग्री से 15 डिग्री तापमान पर बसंतीकरण की दर कम हो जाती है। तो 1 डिग्री से 7 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बसंतीकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड 7 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बसंतीकरण की दर कम हो जाती है विद्यार्थियों। अब बात आती है उद्दीपनों का अनुबोधन एवं संचरण, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस। तो विभज्योतक कोशिकाएं अर्थात सक्रिय रूप से विभाजनशील कोशिकाएं बसंतीकरण के लिए उद्दीपन का अनुबोध परसिव करने वाले स्थल होते हैं। वेलेंसीक ने पाया कि लुनेरिया बायेंसिस की तरुण खुलने वाली पत्तियां तभी बसंतीकरण के उद्दीपन का अनुबोध करती हैं जब उनकी कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित हो रही हों। तो उद्दीपन, बसंतीकरण के लिए जो उद्दीपन है विद्यार्थियों, वो कौन ग्रहण करती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, विभज्योतक कोशिकाएं बसंतीकरण का उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करती हैं। मेल्चर्स के अनुसार हायोसाइमस में बसंतीकरण के उद्दीपन का स्थानांतरण रोपण द्वारा होता है। यदि हैनवेन के बसंतीकृत पादप की पर्ण अथवा स्तंभ को बसंतीकरण रहित पादप पर रोपित किया जाए तो बसंतीकरणहीन पादप पर पुष्पन हो जाता है। यानी बसंतीकरण ग्राफ्टिंग के द्वारा भी हो सकता है। अगर कोई पादप ऐसा है जो बसंतीकृत है, उसकी कोई कलम, उसकी कोई शाखा हटा के और अबसंतीकृत पादप पर रोपित कर दी जाए, ग्राफ्टेड कर दी जाए, तो उस पादप में भी बसंतीकरण का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और पुष्पन शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। मेल्चर्स के अनुसार इस क्रिया में वर्नेलिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। आज तक वर्नेलिन को न तो पृथक किया जा सका है, न ही पहचाना जा सका है। कोर्बेइजेक ने औद्यानिक चुकंदर, गार्डन बीट तथा लैंग एवं मेल्चर्स ने हैनवेन पर कार्य करते हुए यह पाया कि यदि निम्न ताप उपचार के बाद उच्च ताप उपचार दिया जाए तो पुष्पन त्वरित गति से नहीं होता। अर्थात निम्न टेम्परेचर देने के तुरंत बाद टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए तो बसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस क्रिया को विबसंतीकरण कहते हैं, डीवर्नलाइजेशन। तो बसंतीकरण का ठीक उल्टा विबसंतीकरण, डीवर्नलाइजेशन, जिसमें पहले कम टेम्परेचर देकर और फिर अधिक टेम्परेचर उसको दिया जाता है। बसंतीकरण के लिए दिए गए ताप से अधिक ताप देने से विबसंतीकरण होता है। अतः बसंतीकरण के लिए वांछित तापमान से कम कोई भी ताप बसंतीकरण का तल बढ़ाता है तथा शीत उपचार के तुरंत बाद इसके अधिक ताप दिए गए उपचार से विबसंतीकरण होता है। यानी जितना टेम्परेचर किसी पादप को चाहिए बसंतीकरण के लिए, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हम देंगे तो विबसंतीकरण हो जाएगा।
सामान्यतः 3 से 5 दिन का समय बसंतीकरण स्थिति को स्थायी रखने एवं विबसंतीकरण को रोकने में सहायक होता है। अब बात आती है बसंतीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। बसंतीकरण की क्रियाविधि को समझने के लिए विभिन्न मत दिए गए। कायिक वृद्धि तथा जनन वृद्धि में विरोध पाया जाता है, अर्थात किसी भी कारक द्वारा कायिक वृद्धि के दमन से पुष्पीकरण हो सकता है। यानी जब कायिक वृद्धि बंद हो जाएगी तभी पुष्पन होगा, जनन वृद्धि शुरू होगी। शीत उपचार से कायिक वृद्धि रुक जाती है, जिससे जनन वृद्धि प्रभावी अधिक होती है। यह भी पाया गया है कि निम्न ताप उपचार के बाद उच्च ताप से भी बसंतीकरण हो जाता है। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि शीत उपचार से बना उत्पाद अपना प्रभाव दिखाने से पहले ही उच्च ताप उपचार देने से उपचयित हो जाता है। यदि शीत उपचार के बाद पादपों को उच्च ताप नहीं दिया जाए तो बसंतीकरण का उत्पाद स्थायी होकर संचय होने लगता है, जो बाद में वर्नेलिन में बदल जाता है। तो कोई भी पूर्वगामी पदार्थ है, शीत उपचार से वह बी में बदलता है, फिर टेम्परेचर कम देते हैं तो डी में स्थायी उत्पाद वर्नेलिन का निर्माण हो जाता है। आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हो, कोई भी पूर्वगामी पदार्थ है, ये पूर्वगामी पदार्थ है, ये पहले ए में बदलता है और इसको शीत उपचार देते हैं तो ये बी में बदल जाता है, और बी बसंतीकरण के द्वारा वर्नेलिन डी में बदल जाता है। इससे फ्लोरिजन उत्पन्न होता है जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर उच्च तापमान देते हैं तो यह सी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और डीवर्नलाइजेशन होता है, बसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये बसंतीकरण के बारे में जानकारी थी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।